हेलो फ्रेंड, मैं अमित कुमार आपका अमित एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे पावर शेयरिंग होता क्या है, पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, पावर को हम लोग कितने फॉर्म में शेयर कर सकते हैं और पावर शेयरिंग करने से फ़ायदे क्या होते हैं, ये सब बातें हम इस चैप्टर में जान लेंगे। तो आइए समय ना गवाते हुए शुरुआत करते हैं क्लास की। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले दो टर्म है जिसको जानना बेहद इम्पोर्टेंट है, जिसमें से पहला टर्म हमारे पास है एथनिक। एथनिक क्या होता है? तो यह ऐसे सामाजिक विभाजन है जिसमें हर समूह अपने समूह को दूसरे समूह से अलग मानता है। इसके साथ साथ हर समूह के लोगों का यह मानना होता है कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है, जिस वजह से उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति समान है। यह एथनिक समूह जरूरी नहीं है कि समान धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर हो। यह एथनिक समूह भाषा के आधार पर भी हो सकता है, धर्म के आधार पर भी हो सकता है, खास तरह के खाने के आधार पर भी हो सकता है, साथ ही कला और संगीत के आधार पर भी ये एथनिक कंपोजिशन या एथनिक समूह हो सकता है। दूसरा टर्म है हमारे पास मेजोरिटेरियनिज्म। ये क्या होता है? तो यह एक ऐसी मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मन चाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है। इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की इच्छाओं और ज़रूरतों की अवहेलना कर सकता है। इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग दो देश बेल्जियम और श्रीलंका की कहानियों के साथ करेंगे। ये दोनों देश की घटनाएं हमें यह बताएगी कि कैसे विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है। इन दोनों देश की घटनाओं से हमें यह भी समझने में बहुत मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों होती है। जानते हैं बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप का, जिसका एरिया हमारे देश के राज्य हरियाणा से भी छोटा है। इसका बॉर्डर फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ शेयर होता है। इसकी जनसंख्या 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है, जो हरियाणा की जनसंख्या के आधा के बराबर है। इसका कैपिटल ब्रसल्स है। श्रीलंका जो एक साउथ एशिया का आइसलैंड नेशन है, जो हमारे देश के राज्य तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट से कुछ दूरी पे पड़ता है। इसकी जनसंख्या हरियाणा के जनसंख्या के बराबर है, जो कि 2 करोड़ के बराबर है। अब जानते हैं एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम का। तो बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन बहुत ही कम्प्लेक्स है। टोटल पॉपुलेशन का 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहा करते हैं, जो डच भाषा बोला करते थे। 40% टोटल पॉपुलेशन का लोग वैलोनिया रीजन में रहा करते हैं, जो फ्रेंच भाषा बोला करते हैं। इसके साथ 1% लोग जर्मन भाषा बोला करते हैं। लेकिन ब्रसल्स में स्थिति अलग है। 80% लोग फ्रेंच भाषा बोला करते हैं और 20% लोग डच। हालांकि पूरे देश की स्थिति क्या थी? 59% डच भाषा बोलने वाले थे, लेकिन कैपिटल में मात्र 20% लोग ही डच बोलने वाले थे। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी हुई। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समूहों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रसल्स में देखने को मिला। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से तो अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत थे। अब जानते हैं एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका का। श्रीलंका में 74% लोग सिंहला स्पीकर हैं और 18% तमिल स्पीकर। इन 18% में दो तरह के तमिल बोलने वाले लोग हैं, जिसमें से पहला है श्रीलंकन तमिल, जो वहाँ के नागरिक हुआ करते हैं, जो 13% हैं, और 5% इंडियन तमिल है, जो इंडिया से कॉलोनियल पीरियड के समय प्लांटेशन वर्कर के रूप में गए और वहीं पे बस गए। ज़्यादातर सिंहला बोलने वाले लोग बुद्धिस्ट हैं और तमिल बोलने वाले लोग हिंदू और मुस्लिम हैं।
7% लोग क्रिश्चियन हैं जो दोनों तमिल और सिंहला दोनों भाषा बोल लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखा श्रीलंका और बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाइयाँ और बढ़ जाती, संभव था कि देश बंट जाता। ब्रसेल्स में दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंहला आबादी या सिंहला कम्युनिटी का बहुमत था और संख्या में वे लोग ज़्यादा थे और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए जरा देखते हैं दोनों देशों में क्या हुआ। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका जो 4 फरवरी 1948 को आज़ाद हुआ। किससे आज़ाद हुआ? तो ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ। जैसे ही देश यह आज़ाद हुआ तो श्रीलंका के मेजोरिटी वाले जो कम्युनिटी थे, सिंहला कम्युनिटी ने अपना प्रभुत्व जमाना चाहा और जैसे ही वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनता है तो वहाँ पे सिंहला कम्युनिटी ने अपना बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। ठीक है, मेजोरिटेरियन मेजर्स बहुत सारे उठाए। तो 1956 में कानून बना जो सीरीज ऑफ कानून था, जिसके तहत सबसे पहला कानून बनाया गया इसमें कि सिंहला को एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका का घोषित किया, तमिल को दरकिनार करके। इसके साथ साथ विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहला कम्युनिटी को प्राथमिकता दी गई। ठीक है ना, कहाँ कहाँ? यूनिवर्सिटीज़ में और गवर्नमेंट जॉब में सिंहला एप्लीकेंट्स को सबसे पहला प्राथमिकता दी गई। इसके साथ साथ नए कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार ने यह दावा किया कि वह बुद्धिज़्म यानी कि बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। 1956 के ये तीनों मेजर्स सरकार ने एक एक करके लाई। सरकार के इस फैसले ने श्रीलंकाई तमिल की नाराज़गी और शासन को लेकर के बेगानापन बढ़ाया, उनके दिलों में सरकार के प्रति नाराज़गी बढ़ाया। श्रीलंकाई तमिल को लगा कि जो भी श्रीलंका में मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो बुद्धिस्ट सिंहला लीडर के द्वारा चल रही है, उन्हें श्रीलंकाई भाषा और संस्कृति की कोई परवाह नहीं है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और पॉलिटिकल राइट्स में उन्हें समान मौका नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ उन्हें यह भी महसूस हुआ कि उनके साथ सरकारी नौकरियां और भी तरह तरह के अपॉर्चुनिटी में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसका परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहला कम्युनिटी के संबंध बिगड़ते चले गए। यह सब देखते हुए श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और कुछ डिमांड रखे। वो डिमांड हम लोग जानते हैं। श्रीलंकाई तमिलों का डिमांड था कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए या रिकॉग्नाइज किया जाए तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। इसके साथ पढ़ाई में और नौकरियों में समान मौका दिया जाए। जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी उन्होंने उनके सारे डिमांड को अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया, नकार दिया लगातार। इसलिए 1980 के डेकेड्स में श्रीलंका में बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्ड हुआ जिनका डिमांड था कि एक स्वतंत्र तमिल स्टेट बनाया जाए श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में। श्रीलंका में ये दोनों कम्युनिटी के बीच के पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह दोनों टकराव सिविल वॉर को जन्म दिया श्रीलंका में। किस चीज़ को? सिविल वॉर के रूप में। परिणाम में यह हुआ कि दोनों पक्ष में हजारों लोग की मृत्यु हो गई, उनके परिवार और देश के लोगों को भाग करके दूसरे जगह शरणार्थी के रूप में जाना पड़ा। इनमें से कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने
क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया और 1970 से 1993 तक 1970 से 1993 तक के बीच में संविधान में टोटल 4 संशोधन किए गए, और वो भी सिर्फ इसलिए किए गए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सके। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील थी और कोई भी देश ऐसा नहीं कर पाया था तब तक। आइए जानते हैं बेल्जियम ने क्या रास्ता अपनाया था। सबसे पहला, बेल्जियम की संविधान में यह संशोधित करके प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार में, कहाँ तो केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच बोलने वाले लोगों के कम्युनिटी के बराबर संख्या में मंत्री होंगे। इसके साथ कुछ विशेष कानून तभी बन सकते थे जब दोनों भाषाई समूहों का बहुमत उनके पक्ष में हो, उस कानून के पक्ष में हो। इस प्रकार किसी भी समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते थे। दूसरा कानून उन्होंने यह बनाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी शक्तियां राज्य सरकार को दे दी गई। वहाँ के बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में जो तीसरा प्रावधान किया गया वह यह था कि ब्रसल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट होगा जहाँ पे दोनों कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है जिसको हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं, और यह संशोधन चौथे संशोधन में बताया गया है। यह कम्युनिटी गवर्नमेंट का इलेक्शन एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हों इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुनते हैं। इस सरकार यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट को कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज जैसे मामलों में फैसले लेने का अधिकार है। बेल्जियम के संविधान के इन चारों संशोधनों ने वहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति को विराम चिन्ह लगाया। इसके साथ हम लोगों ने देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं, फिर भी पावर शेयरिंग के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय यानी विभिन्न कम्युनिटी और क्षेत्रों की भावनाओं को आदर करने पर ही एकता संभव है देश में। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष के बीच पावर शेयरिंग किया गया और पावर शेयरिंग के लिए दोनों पक्षों में सहमति हुई। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया। इसे यह पता चलता है कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ जाती है। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, मतलब पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है? तो दो कारणों से पावर शेयरिंग जरूरी है। सबसे पहला है प्रूडेंशियल कहने का मतलब समझदारी, ठीक है। तो प्रूडेंशियल रीजन से समाज में दो ग्रुप्स के बीच के जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो बहुत हद तक कम हो जाता है, क्योंकि ये सारे कन्फ्लिक्ट्स वायलेंस और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को जन्म देता है। इसके साथ साथ यह रोकता है किसी भी ग्रुप्स को ज़्यादा शक्ति देने से। इसके साथ अगर पावर शेयरिंग किया गया है संविधान में तो कोई भी सिंगल ग्रुप उस कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ नहीं सकता है अगर प्रूडेंशियल रीजन से पावर को शेयर किया गया है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि पावर शेयरिंग प्रूडेंशियल रीजन के तहत, मान लीजिए कि किसी भी सिनेमा हॉल में टिकट काउंटर सेकंड फ्लोर पे है और वहाँ पे पहुँचने का रास्ता सिर्फ सीढ़ी है, तो इस केस में वैसे लोगों को टिकट काउंटर पे पहुँचने में दिक्कत होगी जिनके जो बूढ़े हैं या फिर जो पैर से ठीक से चल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे समझदारी की बात यह है कि हमें एक दूसरा प्रावधान
करना चाहिए टिकट काउंटर पर पहुंचने के लिए वैसे लोगों के लिए जो ठीक से चल नहीं सकते हैं औरों के मुकाबले। ठीक उसी प्रकार से हमारे देश में प्रूडेंशियल रीजन के तहत रिजर्वेशन का सिस्टम किया गया है, जिसमें वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को नॉर्मल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बराबर लाने की कोशिश की गई है, ताकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। जानते हैं अब मोरल रीजन क्या होता है। तो मोरल रीजन कहने का मतलब होता है इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, इक्वलिटी और रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मोरल रीजन हमारे संविधान को एक वैल्यूएबल पावर शेयरिंग बताता है या बनाता है, जो पावर शेयरिंग उसको वैल्यू देने की कोशिश करता है मोरल रीजन। इसके साथ साथ मोरल रीजन डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व होता है पावर शेयरिंग में मोरल रीजन के तहत। इसके साथ मोरल रीजन लोगों को अधिकार देता है कंसल्ट करने का कि शासन कैसे चले, और मोरल रीजन एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में भी मदद करता है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होता है कि जहाँ पे हर सिटीजन को पार्टिसिपेशन का अधिकार होता है संविधान में या फिर कोई भी कानून के बनाने में। इसका एग्जाम्पल क्या होते हैं? तो इसका एग्जाम्पल होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इंडिया में 3 लेवल में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहला सेंट्रल लेवल, सेकेंड स्टेट लेवल एंड थर्ड लोकल लेवल। प्रूडेंशियल रीजन का मकसद होता है एक बेटर आउटकम, जो पावर शेयरिंग किया गया है उससे एक बेटर आउटकम निकल सके। मोरल रीजन इम्फेसाइज करता है कि पावर शेयरिंग वैल्यू ला सके संविधान में, या फिर जो पावर शेयरिंग बनाया गया है वो एक वैल्यू क्रिएट कर सके समाज में। अभी हम लोगों ने देखा कि मोरल रीजन्स में जो पावर शेयरिंग होता है डेमोक्रेटिक रूल के तहत होता है। तो मेन प्रिंसिपल्स क्या है डेमोक्रेसी के, वो समझते हैं। तो डेमोक्रेसी में सारे पॉलिटिकल पावर का जो स्रोत होता है वह उस देश के लोग होते हैं। इसके साथ वह डेमोक्रेसी में लोग खुद के द्वारा चुने हुए लोगों के द्वारा शासित होते हैं। इसके साथ साथ डेमोक्रेसी में सभी ग्रुप्स और सभी लोगों के व्यूज़ का सम्मान किया जाता है जो भी समाज में एग्जिस्ट करता है। इसके साथ जो भी पब्लिक पॉलिसीज़ बनते हैं या निर्माण होते हैं उसमें हर व्यक्ति का वॉइस या हर व्यक्ति का मत आवश्यक होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पावर को कितने तरीके से हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो 4 तरीके से हम पावर को शेयर कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला है पावर को सरकार के अलग अलग ऑर्गन्स में शेयर करना, सरकार के अलग अलग लेवल्स में शेयर करना, सोशल ग्रुप्स को देना पावर। इसके साथ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स में भी हम लोग पावर को शेयर करते हैं। तो ऑर्गन्स में जो हम लोग पावर को शेयर करते हैं वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहलाता है। इसके तहत हम सरकार के 3 ऑर्गन्स होते हैं और सबको पावर अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। और 3 ऑर्गन्स क्या है सरकार के? तो पहला है लेजिस्लेचर, सेकेंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर के पास पावर होता है कि वह कानून बनाए, एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो कानून बना उसको लागू करवाएं, और जुडिशियरी का काम होता है जो कानून बना उसका सही से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो पनिशमेंट देने का कार्यक्रम जुडिशियरी सिस्टम का होता है। ये तीनों ऑर्गन्स इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है और सबके पावर अलग अलग होते हैं। अब हम लोग जानेंगे लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट में पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसको हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं। इसमें हम लोग सेंटर, स्टेट और लोकल, ये 3 लेवल होते हैं सरकार के इंडिया में। थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के तहत हम लोग जाने कि डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड किया जाता है पावर को, और वो डिफरेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं? तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। और हर ऑर्गन्स का एक अलग काम होता है, किसी भी ऑर्गन्स का सेम काम नहीं होता है, तीनों ऑर्गन्स के काम अलग अलग होते हैं। क्या क्या काम होते हैं? तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? कानून बनाने का। एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानून को लागू करने का। जुडिशियरी का काम होता है कानून का देखरेख करने का कि सही से पालन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। इसमें
चेक्स एंड बैलेंस का कंसेप्ट होता है। मतलब कोई भी जो ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, किसी के भी पावर में अल्टीमेट ग्रोथ ना हो जाए, इसका देख रेख इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में होता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या होता है, डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किए जाते हैं पावर को, यूनियन, स्टेट एंड लोकल। इसका मतलब हायर और लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा होता है कि किस लेवल को क्या पावर दिए गए हैं। इसमें चेक्स और बैलेंस का कोई सिस्टम नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि किनको क्या क्या पावर दिया गया है और किस विषय पे वो काम करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है। तीसरा क्या था, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ये क्यों किया जाता है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि कोई भी ग्रुप अगर अपने आप को सरकार से बेगाना महसूस करे या अविश्वास महसूस करे सरकार के प्रति, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देने से सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हें जगह दिया जाता है ताकि वो ऐसा अविश्वास वाली फीलिंग उनके दिल और दिमाग में ना आए। यह मेथड ज़्यादातर यूज किया जाता है माइनॉरिटी कम्युनिटी को पावर शेयर करने में। इंडिया में रिजर्वेशन इसका अच्छा उदाहरण है और बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया सोशल ग्रुप्स में। फोर्थ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या था कि पावर को शेयर किया गया था पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स में। इसके तहत हम लोग क्या जाने हैं कि हर नागरिक को अधिकार हो, स्वतंत्रता हो कि वह बहुत सारे लोगों में चुन सके वैसे व्यक्ति को, वैसे प्रतिभावान व्यक्ति को जो शक्ति में आए, पावर में आए और देश को चलाए, उन पे शासन करे। इसके साथ ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से पावर जो है किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहता है। इसके साथ पॉलिटिकल पार्टी तरह तरह के होने से क्या होता है कि उसमें अलग अलग आइडियोलॉजी और अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लोगों का समन्वय होता है। आइए अब जान लेते हैं कुछ की टर्म्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सब पहला सिविल वॉर। श्रीलंका में हुआ था सिविल वॉर। तो सिविल वॉर क्या होता है, तो एक ही देश में रह रहे डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में लड़ा हुआ युद्ध को हम लोग सिविल वॉर बोलते हैं। चेक्स एंड बैलेंस, यह एक सिस्टम होता है जिसमें हर ऑर्गन सरकार का दूसरे ऑर्गन्स के पावर का चेकिंग करता है, जिससे होता क्या है कि बैलेंसिंग का पावर बना रहता है। तीसरा हमारे पास है कोलिजन गवर्नमेंट। ये सरकार का एक फॉर्मेशन होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके सरकार का फॉर्मेशन करती है। चौथा हमारे पास है यहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स। तो प्रेशर ग्रुप्स वैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कोशिश करता है सरकार के पॉलिसी को वैसा बने या सरकार पॉलिसी वैसी बनाए जो उनके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन कर सके।